देखो ये 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको तो ये एक क्वेश्चन नजर आता है, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ये प्लेन है, ऐसे दिस इज प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है। यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे P। तो वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। मान लो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, x y z। तो x y z की वैल्यू निकालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, दिस इज 2x + 3y + 4z - 12 = 0। तो अब आप जोर लगाओ, देखो जरा ये x y z की वैल्यू निकालनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट। कैसे निकालते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मुझे आप ये बताइए, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो जो OP जो लाइन है, दिस इज लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो क्या आप लाइन OP की इक्वेशन निकाल सकते हो? क्या आप इक्वेशन जो OP लाइन दिख रही है तुम्हें, उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो? इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट। हमारे पास है पॉइंट, साथ में मुझे इस OP लाइन के डायरेक्शन रेशो चाहिए। क्या तुम्हारे पास OP लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं? क्योंकि जो नॉर्मल के जो प्लेन के नॉर्मल होगा, ये प्लेन है, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, 2y + 3j + 4q। इसका मतलब जो प्लेन का नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 3। तो इसका मतलब लाइन के भी डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, 2 3 4 ही तो हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है। तो अब जरा देखिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नॉर्मल टू प्लेन, जो वो चीज़ तुम्हारे फेस कॉपी में होनी चाहिए। नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के ऊपर नॉर्मल क्या होगा, n दैट इज 2y + 3j + 4। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे वो क्या होंगे, 2 3 और 4। एक बात होगी। अब आप दूसरा लेट, कोई ज़रूरी नहीं है इक्वेशन निकालनी है, निकालना चाहो निकालो, नहीं तो बगैर इक्वेशन के भी काम कर लेंगे। इक्वेशन से भी हो जाएगा, बगैर इक्वेशन से भी हो जाएगा। अब मान लेता हूँ लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, B द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये तो ओरिजिन से, अगर आप एलिमेंट से करेंगे तो वहाँ पे ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। So therefore, what are direction ratios of OP? OP के direction ratio बताएंगे क्या होंगे? OP के direction ratio होता है x2 - x1, तो क्या x - 0 y - 0 और यानी कि क्या हुआ, सिंपल x y z। ये नंबर 2 हो। तो OP के जो डायरेक्शन रेशियो है, चलो इसको नॉर्मल के रहने देते हैं। OP के क्या होंगे, x y और z। अब जब OP है तुम्हारा, क्योंकि जो P है ये परपेंडिकुलर है, तो अब देखो जो तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन n है, और जो OP है तुम्हारा दैट इज आल्सो नॉर्मल टू प्लेन, वो भी प्लेन के नॉर्मल है। OP भी तो नॉर्मल है, OP भी नॉर्मल है, और ये n भी क्या है, नॉर्मल टू प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OP है एंड n है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर देयर डायरेक्शन रेशियोज, देयरफॉर देयर डायरेक्शन रेशियोज, उनके डायरेक्शन रेशियोज का क्या होगा भाई, आर प्रोपोर्शनल। बस मोटी सी बात ये है कि जो वेक्टर, जो n वेक्टर है और OP है, दोनों आप उसमें पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, और दोनों अगर पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो
प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, इसके डायरेक्शन रेशियो x y z। तो प्रोपोर्शनल में क्या कह सकते हैं, देखो x/2 y/3 इक्वल टू z/4। और एक्चुअल में ये जो है दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज नथिंग, इट इज क्या है ये, इट इज नथिंग बट क्या है बता सकते हो, बट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू OP। एक लाइन की इक्वेशन जो है जो OP में से पास हो रही है, देख लो यार कहाँ से पास हो रही है, x-0 y-0 z-, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, दूसरी बहुत अरे नॉर्मल के हैं तो यही तो होंगे। तो यही जो है दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन हो। अब जो तुम्हारा पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं वो लाइन OP के ऊपर है, तो हम पहले भी कर चुके हैं। एनी जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर, OP लाइन के ऊपर। कैसे निकालेंगे जनरल पॉइंट, क्या करेंगे बताना। मान लो जनरल पॉइंट को क्या कह देता हूँ मैं, Q। क्या लिखते थे पॉइंट के लिए, क्या करते थे आप लोग, क्या लैम्डा लिखो, बताओ क्या होगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। अब ये जो Q है ना, ये इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैं अपनी सुविधा अनुसार ले लूँ जहाँ पे जरूरत पड़े मुझे, तो मैं इस Q को मान लेता हूँ दिस इज नथिंग बट P। ये Q जो है वो क्या है, P है, मतलब Q इज नथिंग, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या दिस इज पुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये P ही है। तो लेट्स सपोज जो Q है दैट इंटरसेक्ट विद या कोइंसिडेंट विद या इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट विद P। मान लो Q जो है वो P की जगह ही है, तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। एंड जो पॉइंट P है तो दिस इंप्लाइज आगे क्या होगा, देयरफॉर जो पॉइंट P है दैट लाइज ऑन, ये कहाँ लाई करता है, प्लेन के ऊपर। प्लेन क्या इक्वेशन है प्लेन की, 2x 3y 4z -12 इक्वल टू। तो भाई ये जो प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये हमारा क्या पॉइंट आ गया, 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, तो ये प्लेन की इक्वेशन कर दे। तो देयरफॉर 2 into 2 लैम्डा प्लस 3 into 3 लैम्डा प्लस 4 into 4 लैम्डा -12 इक्वल टू 0। कितना बना, 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 12, 16 4 29। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 12। तो लैम्डा की वैल्यू देयरफॉर पॉइंट भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, हाँ जी P पॉइंट निकल जाएगा। 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा दिस इज 3 लैम्डा एंड दिस इज व्हाट 4 लैम्डा। ठीक है, इसमें मैंने फालतू लिखवा दिया क्योंकि लिखवाएंगे तो लंबा लगता है क्वेश्चन, लिखवाए बगैर क्या करना है तुमने, सोचो जरा। आप ये पूरा जोर इस बात पे लगा दो, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x -0 y -0 और z -0 डिवाइड बाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो इसके नॉर्मल के होंगे, क्या है वो 2 3 4। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल गई। इस लाइन के ऊपर मुझे जनरल पॉइंट चाहिए, तो जनरल पॉइंट चाहिए इस लाइन को क्या लिखो, लैम्डा। तो जो जनरल पॉइंट है उसको P कर दिया, 2 लैम्डा 3 लैम्डा और क्या हो गया 4 लैम्डा, ये आ गया 2 लैम्डा। अब ये जो जनरल पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस जनरल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो अगर ये लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शनल पॉइंट है तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट उठा के कहाँ रख दिया, प्लेन, बस खत्म। ठीक है जी, अगर हम लाइन को ऐसे। दूसरा एक और बता देता हूँ, एलिमेंट में मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन मेरे खड़े हुए हैं। ये ओरिजिन, इसमें तो सारे क्वेश्चनों में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो कहीं पे मान लो ओरिजिन पे ना हो बल्कि कहीं पे और हो गया, सपोज करो 1 2 3 कोई पॉइंट हो गया, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या हो, 1 2 3 4 और 3 8 6 8 और 6 14। ठीक है चलो 1 2 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी पुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ क्या हो। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ, तो P पॉइंट निकल गया तुम्हारा, लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो P निकल जाएगा। तो फिर P O से P तक की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो,
पूछ लेगा दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दी प्लेन, वो भी पूछ सकता है। अब एक और बात आ जाती है, देखो कई सारी बातें आती हैं। पहली बात पी के पॉइंट निकाल दी, दूसरी बात ओ से पी तक की क्या निकाल दोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी बात ये क्वेश्चन ऐसा है उसमें कि इस प्लेन को मिरर मान लो। 11वीं क्लास में भी था लाइन को मिरर मानना था। इस प्लेन को अगर हम मिरर मान लें और यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपकी इमेज नजर आएगी पीछे। ओ डैश पे मान लो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा और गामा। हमारे पास ओ पॉइंट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट निकल गए, तो ओ डैश इमेज के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा आपसे, तो उस केस में क्या होगा, पी इज व्हाट मिड पॉइंट और ओ एंड ओ डैश। तो ये भी आपका काम हो सकता है। एक क्वेश्चन है जिसमें 4 बातें पूछ सकते हैं, पुट ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ लाइन, पुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो 4 पॉइंट निकाल के क्वेश्चन। अब एक और बात बता रहा था, ये पॉइंट ओरिजिन ना हो बल्कि कोई पॉइंट दे दिया, जैसे 1 2 3 से पुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, तो यहाँ पे इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3। जो पॉइंट 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा आएगा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा। और अगेन लेट्स सपोज दिस पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो ये पॉइंट फिर से प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, फिर करते हैं, ठीक है, कोई चांस नहीं भूलने का। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन हो एक्सरसाइज नहीं तो मिसलेनियस में चलेंगे। पहले क्वेश्चन एग्जांपल भी हैं तो पहले अनसॉल्व क्वेश्चन खत्म करते हैं। यस, तो इस एक्सरसाइज में से कुछ है 14 क्वेश्चन। हाँ 14 तो हमने करवाई नहीं ना आप लोगों को, 2-3 बातें रह रही हैं, मैं कह रहा हूँ ना 2-3 बातें रहती हैं, तो सुनिए ना ऐसे नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसे तो हो ही जाएगा, लेकिन जो शॉर्टकट है मेथड बिल्कुल छोटा हो जाएगा। लिसन, 11वीं क्लास में जाओ, 11th क्लास में आपको याद होगा, अगर किसी लाइन की इक्वेशन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ आप नोट करते चले जाना, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो एक ये लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दूसरी दे रखी है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, तो इस पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे 11वीं क्लास में, ए एम बोल देते थे या कुछ बोल देते थे। तो क्या पॉइंट बनेगा, स्टार में डायग्राम भी बना देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं दो पॉइंट लिखूंगा, फ्रॉम ए पॉइंट, क्या नाम पॉइंट का, x1 y1 टू लाइन, टू दी लाइन, व्हाट इज लाइन, ax plus by plus c is equal to 0। याद है किसी बच्चे को क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए जो x ये इक्वेशन है उसमें हम पॉइंट कर देते थे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। याद है या नहीं है ये फार्मूला, ये डायग्राम बना दो साहब। अब दूसरी बात इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, नंबर 2 एग्जैक्टली सेम, अगर मैं इसी में चेंज कर दूँ, इसमें नहीं चेंज करता, मैं दूसरा बनाता हूँ, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ दोबारा बनाएंगे। ये प्लेन ले लेता हूँ आपके बाद में, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। और आपके बाद जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 और z1, क्योंकि 3D में है। तो यहाँ से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से आप इस पॉइंट को m नाम दे सकते हो। अभी भी पुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा उससे तो निकल ही जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ ए पॉइंट वही x1 y1 और क्या हो जाएगा जी z1 टू लाइन नहीं टू दी प्लेन, आपकी बात प्लेन है जिसकी इक्वेशन ax by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ये आंसर, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई होप याद हो जाएंगे दोनों में। एक और तीसरा पॉइंट 11वीं क्लास के बाद
आपके पास दो लाइन है पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन थी और एक ये लाइन थी। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो L1 पैरेलल टू L2 होता था। और जब दोनों 10वीं क्लास की बात है, जब दो लाइन पैरेलल होती तो उनमें क्या कंडीशन होती थी याद है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है? C1 मान लो सपोज करो 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and this is 4x plus 6y plus 5 is equal to 0। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? फटाफट बताइए। क्योंकि दो तरीके हैं देखने के, एक तो रेशियो देख लो 2/4 इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू 4/5। दूसरा तरीका क्या है? इसका स्लोप -2/3 और इसका स्लोप -4/6। वो भी कितना है? 2/3 और -4, दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल हों तो उनमें अगर उनके कोफिशिएंट्स मल्टीपल दे दिए, जैसे यहाँ पे 4 और 6 दे दिया, उधर 2 और 3 है, तो कोफिशिएंट्स को बराबर कर लो। बराबर कैसे कर सकते हो? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, या इसको 2 से डिवाइड कर लो। कोई भी एक काम कर सकते हैं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगी? 4x plus 6y plus 8। तो इसको भूल जाओ। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। हाँ भाई, क्या इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है तुम्हें? 11वीं क्लास L1 पैरेलल टू L2 है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना याद या C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता था? मान लो पहली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या लिखें? ax प्लस बी वाई प्लस C1। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस क्या? अरे कांस्टेंट का डिफरेंस होता है 4x 6y। तो ये भी क्या हो गया? 4x 6y कांस्टेंट का डिफरेंस इधर आके इधर कितना है? तो इसलिए मैंने C1 C2 अलग अलग। ये होता था 10वीं क्लास ना, उसमें 11वीं क्लास। एक्स वाई के कोफिशिएंट याद है कि नहीं है? दाने के पास हुए थे, ऐसे था भाई। तो कांस्टेंट को हम अलग कर लेते थे। एनसीईआरटी में दूसरा तीसरा क्वेश्चन है थर्ड एक्सरसाइज में, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस C1 मॉडुलस ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b और एक्स वाई के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम डिक्टो। अगर दो लाइन की बजाय ये डायग्राम बनाना, सारे डायग्राम बनाना, अगर दो लाइन की बजाय आपके पास दो प्लेन आ जाए एंड दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, जैसे ये छत और ये फ्लोर, ये छत और ये फ्लोर, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों प्लेन्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्या इक्वेशन लिखोगे? ax by प्लस cz प्लस d1 या d2 लिख लो। और इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d1। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब दो प्लेन आपस में पैरेलल है, ये छत हो रही है, तो दोनों प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो सेम हो सकता है ना। इसका जो नॉर्मल है वो इसका भी नॉर्मल होगा। तो नीचे वाला प्लेन का नॉर्मल क्या है? ए आई बी जे सी के, तो ऊपर वाले का भी तो वही आएगा ए आई बी जे सी। सिर्फ डिफरेंस किसका रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू का। तो अगर कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो उसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वल कर दोगे, और फिर उनके जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये लिख लेना चारों पॉइंट, बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स में प्लेन की इक्वेशन नहीं लिखी, वहाँ लिखी हुई है। तो d इक्वल टू बिल्कुल सेम, तो यही सेम फॉर्मूला है C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 लिख सकते हो, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। ठीक है, लिख लो इसकी शक्ल के साथ, इनकी शक्ल से याद रहेगी चीजें तो भूल जाओगे। जल्दी से करो। ये 11 का जोड़ दिया मैंने, ये एक 11 है, डबल स्टार 12 है, ये फिर 11 है, ये फिर डबल स्टार है, ये 12। शक्ल सूरत लाइनें 11 क्लास वाली हैं और प्लेन +2 क्लास का।
ये डी फटाफट कर दे। मुझे समझ में आ रहा लिखूँ क्या फोटो खींच ले लिखने की आदत है छोटी नहीं सर ठंडी हाँ ठंडे हो रहे हैं इतना भी ठंड नहीं है तेज भी दिख रहे हैं नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता लिख लेना इतनी तेज क्यों रेल क्यों चला रहे सर आप से लिखने फिर आप ऐसे मत बोलना ना मुझे लग रहा है तू ध्यान लिखने में सर आपका टाइम पास कर दिया। हाँ सही लग रहा है मुझे दिखाएंगे तुम्हें कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं नहीं क्लास में कौन सा जब पहले ट्यूशन पढ़ते थे तो यही तो मजे थे बच्चों के भी टीचर्स के भी कई बार तो छुट्टी हो जाती थी कोई गाने दो दो हो जाते थे पढ़ने आते थे तो गाने भी सुनने को मिल जाते थे घर की बाउंड्री में तो कुछ नहीं हो सकते गाना सुन के बाहर तो हो सकते हैं तो वो मौके चले गए हाथ से ज़्यादा देर लगा रहे हो चलिए इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया क्वेश्चन नंबर 12 को लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन तो और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से मिसलेनियस में आ जाओगे मैं जब से किसी को पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछ रही लास्ट क्वेश्चन में तो वो कर दोगे क्वेश्चन नंबर 14 में अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ जाओ हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर भी लिए थे मिसलेनियस के और कुछ एक दो क्वेश्चन होगा जो रहता है एग्जाम्पल खास कर मैंने कराने हैं तो एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार अनसोल्ड को निपटाना चाहता हूँ अनसोल्ड में आप जरा ढूंढ के बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन मेरे को कराना पड़ेगा या मैं ढूंढ के बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और 17 15 और 17 कल हो गए थे तो बीच में चलो लेते हैं लेट स्टार्ट करते हैं एक करके जैसे क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से क्यों करें चलो 13 से शुरू करते हैं हाँ 13 12 तक हमने पहले कर लिए थे जरा 13 की स्टेटमेंट पढ़ो तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और बस इसको रेंज करना है चीज़ों को शेड्यूल करके देखना है क्वेश्चन 13 को शुरू करते हैं 13 में समझ आता है क्या करना है देखो अगर समझ आ रहा है तो फिर मैं नहीं कराऊंगा क्या कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट तो पॉइंट तो दे दिया तुम्हारा 50% काम तो हो गया एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन ये क्वेश्चन तो मुझे कराना था आपको समझ में आया तो बताओ एक प्लेन की इक्वेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक प्लेन की इक्वेशन बतानी जो किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है बताना भी एक कोऑर्डिनेट क्या है -1 3
ये प्लेन की इक्वेशन बताना। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? हम दो बातें, एक तो हमें पॉइंट हमें मिल गया, ए हमें मिल गया, तो क्या करें हम पी पॉइंट हम कहीं भी ले लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो ए पी वेक्टर बन गया हमारा प्लेन में। मैं फटाफट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ए पी वेक्टर आ गया आपका एक्स प्लस 1i का ध्यान देगा, वाई माइनस 3j और प्लस जेड माइनस 2k। दिस इज ऑन द प्लेन। ये वेक्टर कहाँ है? प्लेन पे। अब दूसरी बात मुझे क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक बात है। अब दिमाग को लगाओ, इस पे पिक्चर नहीं बन सकती। जैसे फ्लोर है ना, जिस पे तुम्हारे पैर रखे हैं, सपोज करो मुझे इस फ्लोर की इक्वेशन निकालनी है। इस फ्लोर के ऊपर एक पॉइंट ए तुम्हें दे रखा है, तो ए फ्लोर पे यहाँ पे है, तो वहाँ पे मैंने कहीं पी ले लिया। ए पी वेक्टर फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब मुझे एक वेक्टर चाहिए जो इस फ्लोर के परपेंडिकुलर। तुम्हें दे क्या रखा है? उसने कहा कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन प्लेन्स। तो तुम्हारा जो फ्लोर है उसके परपेंडिकुलर टू प्लेन कौन से हो सकते हैं? तो ये दीवार है, एक ये सामने ये वाली गोल वाली दीवार। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, एक उसकी और एक इसकी। समझ रहे हो ना? इस फ्लोर के परपेंडिकुलर दोनों प्लेन्स, ये दीवार जी और ये। इस पे नहीं बना सकता मैं, फिर भी मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो एक ये प्लेन है और एक प्लेन ये प्लेन तो हमने आमने सामने नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में आमने सामने नहीं है। एक वो प्लेन है, ये प्लेन है। तो मुझे बताओ इन दो प्लेन की वजह से, इस प्लेन की और इस प्लेन की वजह से मुझे ये नॉर्मल चाहिए। ये वाला नॉर्मल कैसे मिलेगा? जो ये वाला प्लेन है, ये जो प्लेन दे रखा है सामने, उससे एक नॉर्मल वेक्टर आएगा इधर। उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जरा मुझे, क्या है इसकी? x plus 2y plus 3z is equals to 5. इक्वल टू 5। और दूसरे प्लेन की इक्वेशन क्या है? 3x plus 3y plus z is equals 3x प्लस 3y प्लस to z equals to 0. इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लेन है, सुनो मेरे बात ध्यान से, प्रैक्टिकल से हो जाओ। ये जो प्लेन है, ये वाली दीवार ये है, तो इस दीवार से मुझे एक नॉर्मल वेक्टर ऐसा मिलेगा। वो नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा। उसको क्या नाम दे देता हूँ मैं? सपोज करो उस वेक्टर को क्या नाम देता हूँ? n। ठीक है। जो ये वाली दीवार है, ये वाला प्लेन, ये सामने बोर्ड वाला है, तो बोर्ड से मुझे एक नॉर्मल मिलेगा ऐसे। यस। तो एक नॉर्मल तो उधर से आया और एक नॉर्मल इधर से आया। तो ये जो ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके दोनों नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो दो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हुए, और दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर से भी छोड़ो, दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये प्लेन, मुझे इस प्लेन फ्लोर की इक्वेशन निकालनी है, और फ्लोर के परपेंडिकुलर है ये, और फ्लोर के परपेंडिकुलर है ये। तो इसका जो नॉर्मल आएगा वो हमारे प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, और जो इसका नॉर्मल आएगा वो भी प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। तो ये n1 और n2 दो वेक्टर पैरेलल टू प्लेन हो जाएंगे। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं मैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? ऐसे तो होगा नहीं? समझ तो रहे हो तुम पर। देखिए, मुझे इस फ्लोर की इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। फ्लोर के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, एक प्लेन वो दे रखा है और दूसरा प्लेन ये दे रखा है। उसने बोला है ये जो फ्लोर की इक्वेशन निकालो जिस प्लेन की, वो प्लेन दो दूसरे फ्लोर के परपेंडिकुलर है। तो ये फ्लोर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। तो जो दो प्लेन हमें दे रखे हैं उससे हमें ये नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा नहीं? ऐसे। और इससे हमें ये वाला नॉर्मल मिलेगा। तो ये जो दोनों नॉर्मल्स हैं ये हमारे फ्लोर के पैरेलल हो जाएंगे, और इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं दोनों का, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे फ्लोर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बस इतनी सी बात समझिए। ये जो ये दो नॉर्मल, इसका नॉर्मल इधर से आएगा n2, तो दोनों नॉर्मल्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो उससे n मिलेगा। दैट इज व्हाट? n1 क्रॉस n2, और ये n हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी। तो नाउ नॉर्मल टू ऐसे लिखना आपने, नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन। जो फर्स्ट प्लेन है उसकी इक्वेशन x plus 2y plus 3z इक्वल टू 5 इज n1 नाम दे देना उसको। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको सारा कुछ। एंड नॉर्मल टू सेकंड प्लेन, जो सेकंड प्लेन है दैट इज 3x 3y plus z इक्वल टू 0। उसको n3 नाम दे दो। एंड दिस इज 3i plus 3j plus k
A। नाउ दिस इज प्लेन, इसका नाम रखो तो नाम रख देना प्लेन, क्या नाम दे दें उसका, प्लेन फर्स्ट, और ये भी क्या हुआ, प्लेन सेकंड। उससे बढ़िया क्या रहेगा, दिस प्लेन इज व्हाट, phi1 और दिस प्लेन इज व्हाट, phi2। तो as phi1 and phi2 both are perpendicular to the required plane, to the required का मतलब जिस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, परपेंडिकुलर है दोनों। ये phi1 और phi2 दोनों प्लेन हमारे प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो देयरफॉर जो उनके नॉर्मल्स हैं वो मैंने पहले n1 और n2 नाम रख दिए होंगे, n1 and n2 they are parallel to the required plane, parallel to required plane, वो parallel हो जाएंगे वे required plane। तो इसका मतलब n, जिसको क्या लिखूं मैं, n1 क्रॉस n2, this is perpendicular to the required plane, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्लेन। ध्यान से देखो जरा, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर n परपेंडिकुलर हो रहा है दैट मींस AP n जो वेक्टर है तुम्हारा, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो दिस मीन AP और n आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट की बजाय बेटा इस पैसे लिख देना AP डॉट n की जगह क्या लिखो, n1 क्रॉस n2, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, मैंने कल भी बताया। इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, AP x+1 y-3 और z-2 डिवाइड बाय 1 2 3 सॉरी और 3 और 1 इक्वल टू 0। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। हमारा टारगेट डिटरमिनेंट नहीं था, बल्कि हमारा टारगेट ये समझना था कि AP वेक्टर तो हमें पहले स्टेप में मिल गए। मैंने बोला था कई बार हमें नॉर्मल वेक्टर खुरच के निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल वेक्टर को खुरचने में इतना टाइम लगेगा और उसको समझना पड़ेगा सिचुएशन पर। ये जो दो प्लेन दे रखे हैं phi1 और phi2, ये मैंने phi1 लिखा है, ये मैंने phi2 लिखा है। ये दोनों प्लेन इस प्लेन का नाम पाई लिख दो, इस पाई के परपेंडिकुलर हैं। हो सकता है आपस में भी परपेंडिकुलर हो, ये भी हो सकता है आपस में परपेंडिकुलर ना हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा हो सकता है जैसे मेरा हाथ एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन निकालूंगी और उसके परपेंडिकुलर दो प्लेन कौन से हैं, ये कागज दोनों। तो ये दोनों कागज आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये मेरे हाथ के जरूर परपेंडिकुलर है। तो मेरे हाथ के तो इसका नॉर्मल वैसे आएगा और इसका नॉर्मल दूसरे का नॉर्मल भी आ जाएगा। तो जो दोनों के नॉर्मल आएंगे वो मेरे हाथ के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल ही होंगे। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एंड को परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस डायग्राम का बनना जरूरी है और उसके साथ साथ नोट कर लो जो पॉइंट नोट करना है। डायग्राम को जरूर बनाना अपने पेज को, जल्दी से करो। वैसे तो मैं ये वीडियो भी भेज दूंगा, लेकिन उसमें बड़ा होगा डायग्राम का, फिर भी मैं भेज भी दूंगा। तुम्हारे पास का नहीं है लिखना, दूंगा हम तो पहले क्लास में जाओगे ना, तुम्हारे पास का नहीं लिखना। हम जब से बोल रहे हैं इसमें रिकॉर्ड नहीं हो गया है? हाँ हो गया होगा ना। ये बात पता नहीं कहाँ तक जाएगी, जब मैं कहूँगा तुम्हें आता नहीं लिखना। हाँ नहीं सर, वो गाने और वाली बात में तेरी तो आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, तो बोल भी सबसे ज्यादा पता लगेगा सबको। लड़की को नहीं आता कुछ। वायरल कर दिया पहले वीडियो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, वो भी तो मेरे को आता है। मेरे पास अब कुछ बताने के लिए नहीं, बस मैं चीज़ें जोड़ूंगा, ऐड करता चला जाऊंगा मैं एक तरह से, और मेरे पास कुछ बताने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें आता है। कहता है प्लेन है और उस प्लेन से दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो डिस्टेंस बराबर कर दूंगा बस। और प्लेन तुम्हारा दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म। देखिए जरा ध्यान से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज का। जो एक प्लेन की इक्वेशन उसने वेक्टर फॉर्म में दी है, आप इसको कार्टेशियन में कर लो। 3x + 4y - 12z + 13 = 0। इस प्लेन पे दो पॉइंट हैं, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ले लिए मान, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो पहला पॉइंट है
1 1 3 और दूसरा पॉइंट है भाई -3 0 1। तो मुझे ये बताओ, ये इन दोनों पॉइंटों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन से इक्वल है। आप इसको क्या लिख सकते हो, D1, और इसको क्या लिख दो, D2। तो क्या P की वैल्यू नहीं निकालेंगे? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट इस प्लेन के एक ही साइड में है, हो सकता है दूसरा पॉइंट दूसरी साइड में। तो P के कम से कम 2 वैल्यू तो आएंगे जाएंगे, 2 आंसर तो आएंगे जाएंगे P के। क्या करोगे आप, लिखना पड़ेगा पहले लेट D1 एंड D2 दीज आर डिस्टेंसेस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दी ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस प्लेन। डायग्राम बनाना, उससे समझ में आएगी, फिर कॉपी में जरूर बनाना, चाहे एग्जाम में मत बनाना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ लिखते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, मॉडुलस लिखते हो तो मॉडुलस लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा फार्मूला फटाफट बताओ, 3 + 4 - 12P + 13 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 12। उधर आ जाओ, -9 + 0 -12 + 13 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और प्लस कितना -12 + स्क्वायर। तो इसमें एक अच्छी बात होगी, डिनोमिनेटर दोनों तरफ कटा। लेकिन जब आप मॉडुलस का साइन हटाते हो तो 11वीं क्लास में तुम लोगों ने पता नहीं कैसे पास हुए हो, तो प्लस माइनस लगेगा और एक तरफ प्लस माइनस से काम चल जाएगा। अगर दोनों तरफ मोड है, दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं, लगा लोगे तो वही बात आएगी। एक तरफ लगा दें तो कितना बना, 7 और 13 कितने होते हैं, 20 - 12, और इधर नहीं है कुछ भी, तो +1 और दिस इज व्हाट -8। तो दो सिचुएशन बन जाएंगे, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार तो सी की 2 वैल्यू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया था शायद, 16वां क्वेश्चन की बड़ी स्टेटमेंट आता है, सबको आता है, नलायक बच्चा होगा जिसको नहीं आता, जो नहीं करेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन जब पूछा होना तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन में तो कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगा। क्या कहता है, if let O if O be the origin and the coordinate of point P is this, ठीक है, find the equation of plane passing through the point P। ओके, एक प्लेन है कोई, वो P में से पास हो रहा है, तो जैसे पहले पॉइंट का नाम A होता था ना भाई, अब की बार P दे दिया उसने, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, दे दो हमारी तरफ से कुछ रखो। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P आ गया, एंड परपेंडिकुलर तो n वेक्टर भी दे दिए, और परपेंडिकुलर ये मान लो दे दियो, ये OP है, तो ये जो OP दिख रहा है तुम्हें, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, तो इसका मतलब जो n का काम करेगा वो कौन करेगा, OP। हाँ, कहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ भाई, n तो हो गया ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और P हमें दे रखा है, तो P की बजाय दूसरा पॉइंट क्या ले लें, क्यों ले लें, x y z। तो जैसे AP लेते थे, अब की बार क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो x - 1i y - 2j और z + 3k। तो जी अब की बार सिंपल सा केस करते हुए PQ डॉट n इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन निकल रहा है। आगे चलिए, 17 कल हो गया था, 18वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और 18वें से पहले नहीं, हाँ 18वें से पहले, चलो 18 में देखते हैं क्या लगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10। देखिए वहाँ एक प्लेन दे रखा है तुम्हें, प्लीज इधर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है, हाँ जी 18वां क्वेश्चन। Find distance of the point -1 -5 -10 from the point of intersection of the line and the plane। एक तो प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तुम्हारे को, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो इसकी इक्वेशन क्या है, x - y + z इक्वल टू व्हाट 5। एक लाइन है, वो लाइन इस प्लेन को यूं फाड़ती जा रही है बीच में से, ऐसे समझोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि वो कह रहा है लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन, इसका मतलब लाइन प्लेन के अंदर से घुस के नहीं होगी बात,
तो उन लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन यहाँ पे आता है। इस पॉइंट का नाम उसी रख दो, ए रख दो। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना था इसकी इक्वेशन। कहाँ से पास हो रही है ये? x माइनस 2 y प्लस 1 और z माइनस 2। अरे पता होना चाहिए इतना तो दे दो। और 2 4 और what 2 हाँ तो 3 4 अरे भाई 3 4 ये लाइन की इक्वेशन हो। ठीक है मेरी बात। ये लाइन और ये प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, उसका नाम क्या है? ए। और इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी तुम्हें किसी दूसरे पॉइंट से। मान लो यहाँ पे वो पॉइंट है कोई, क्या नाम है उसका? बी। उसकी कोऑर्डिनेट है -1 -5। so you have to find this distance। आपने ये डिस्टेंस बताया। अब देखो क्वेश्चन को जोड़ के सारे। फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो मैं ये जो बी से लेके ए तक की डिस्टेंस तो मैं फटाफट निकाल दूंगा। बस मुझे क्या पता होना चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो तुम अपना पूरा जोर लगा दो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल। यस, जो लाइन पे हमने अभी भी सीखा, इसी करके मैंने लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में ठीक, वेक्टर प्लेन की इक्वेशन को भी कार्टेशियन में लिख लिया। तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो इसको क्या लिख लो बच्चे? एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस प्लेन के बारे में बताओ मुझे। कोई जनरल पॉइंट लेना मुझे प्लेन की इस लाइन के ऊपर। सॉरी, तो क्या होगा वो? 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 2। दिस इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। ऑन दिस लाइन की बात कर रहा हूँ। जनरल पॉइंट का मतलब होता है ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन है, यानी कि वो पॉइंट कौन है? ए। अगर ये पॉइंट ए है तो इसका मतलब ए मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा मेरे ख्याल से। अब जब यहाँ से तुमने लैम्डा निकाल लिया तो वहां से फिर क्या निकल गया? पॉइंट ए। और उसके बाद डिस्टेंस का मतलब कैसे? ए बी। याद करो वो फॉर्मूला 10वीं क्लास में, रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस हो जाएगा काम। तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की नहीं इसकी है। अगर तुम्हें ये फोटो समझ में आ गई तो सब कुछ क्लियर है, नहीं तो फिर कुछ क्लियर नहीं। ये तो बना ही सकते हो, इसकी तो जरूरत पड़ेगी भाई। जल्दी जल्दी। कहाँ बनाने लग रही तो? कॉपी खराब हो जाएगी। बुक के ऊपर बना देना, काफी खराब हो जाएगी। अरे यार नोट है सर, फ्रेम का नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहाँ पे आ गए? 19वां क्वेश्चन। ये भी 19वां 20वां क्वेश्चन सारे फाइंड। 19वां क्वेश्चन देखो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है की बार पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। लाइन की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन याद करो, तुम सेकंड एक्सरसाइज में करते थे। उसके लिए भी आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक लाइन के ऊपर पॉइंट और दूसरा लाइन के पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ये वो लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। इसके ऊपर पॉइंट क्या बताना? ए।
1 2 और 3। तो ए इसमें क्या होता था वो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, क्या होता था r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो a तो आ गया ना i प्लस 2j प्लस 3 प्लस लैम्डा बी। बी का मतलब दैट इज इसके पैरेलल कोई वेक्टर या इसके डायरेक्शन रेशियो या कुछ समथिंग कुछ ऐसा मिल जाए। तो जरा फिर से आ जाओ, फिर से सोचो। ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी, इसके ऊपर पॉइंट ए दे रखे आपकी, तो हमने लेना नहीं, प्लेन नहीं है, लाइन की इक्वेशन है। और ये लाइन दो प्लेन्स के पैरेलल है, ऐसे दिया उसने। और वो दो प्लेन हो सकता है ऐसे हो, मतलब दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल हमें नहीं पता, तो ऐसे है कुछ इस सिचुएशन में। लाइन की इक्वेशन बताओ, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और ये लाइन दोनों प्लेन्स के पैरेलल नहीं है, जो अंदर की साइड में प्लेन दिख रहे हैं व्हाइट कलर का। तो मुझे क्या चाहिए, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर, उसको मैं बी नाम दूंगा। तो जरा देखना कैसे होगा। जो दो प्लेन है जो पैरेलल टू लाइन है, जरा ये सपोज करो ये है वो लाइन और वो प्लेन पैरेलल कौन सा प्लेन है, तो ये दीवार और एक ये दीवार। तो जो प्लेन है तो प्लेन से मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर। इसका ये भी प्लेन है, पैरेलल है, तो इससे भी मुझे नॉर्मल वेक्टर मिलेंगे। तो जो दोनों नॉर्मल से ये लाइन के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो फिर वो लाइन के पैरेलल नहीं आएगा। अरे इसका नॉर्मल ये पेन मिरर और इसका नॉर्मल ये दूसरी पाइप, और दोनों नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो फिर वो लाइन के पैरेलल नहीं आएगा क्या। बस इतनी सी बात है। देखो ये जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड ऑल्सो पैरेलल टू अनदर प्लेन। तो इसका भी नॉर्मल आता है और इसका भी क्या आता है, नॉर्मल, n1 और n2, जैसे पिछली बार था। तो मुझे अगर n निकालना है, b निकालना है, b वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n1 क्रॉस n2, ठीक है ना। तो जो b आएगा वो n1 और n2 के परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि b n1 क्रॉस n2 के। तो आई होप कर लेंगे अब। तो b निकालना है वैसे, यहाँ पे हमारा जो b लिखा जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, n1 क्रॉस n2। दोनों बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे ही नहीं तो ये नहीं पता लगेगा n1 क्रॉस n2 लिखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट 20 है, 20वां क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर से लाइन आ गई, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। देखो बहुत अच्छी बात है। पहले अब की बार इस क्वेश्चन में था पैरेलल टू प्लेन, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू लाइन। ये तो आसान हो गया उससे भी क्वेश्चन। इसका मतलब तुम्हें ये मेरे गुंठे की इक्वेशन निकाली, ये लाइन और ये लाइन इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। देखो इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी तुम्हें दे दिया, ये तो पॉइंट दे दिया, तो r इक्वल टू a तो आ गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, मेरे गुंठे के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए ना। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इससे क्या मिलेगा b1 और इससे क्या मिलेगा अब की बार। अरे भाई अब की बार क्या है, लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है तुम्हें, उसके परपेंडिकुलर दो लाइनें दे रखी हैं। ये दोनों लाइनें इसके कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। समझो ना, मेरे ये दोनों फिंगर परपेंडिकुलर है। तो दोनों फिंगर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इससे कौन सा वेक्टर मिलेगा, b1, इससे क्या मिलेगा b2। तो अब की बार जो b वेक्टर चाहिएगा तुम्हें, वो b वेक्टर कहाँ से मिलेगा, b1 क्रॉस b2। अरे ठीक है ना, समझ रहे हो, जस्ट लाइक दिस। तो ये पैरेलल वेक्टर b चाहिए मुझे लाइन के, तो b1 क्रॉस b2 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that if a plane has the intercept ABC and is at a distance of p। ये क्वेश्चन NCERT में पहले था या एलिमेंट में तो अभी भी है 11वीं क्लास में। ये वहीं से अब 12वीं में आया है। स्ट्रेट लाइन काफी कुछ आता है, 11 से 12 में स्ट्रेट लाइन के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से 11वीं से आए। मैं 11वीं को भी बता सकता हूँ, तो मैं चलो 11वीं छोड़ 12वीं को बताता हूँ। क्या कहता है, जब ध्यान से पढ़ो। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट ABC and is at a distance of p unit from the origin। तो पहले तो प्लेन की इक्वेशन बताओ जिसके इंटरसेप्ट ABC हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercepts are A, B and C on
एक्स क्या होगी इक्वेशन उसकी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 की बजाय -1 इक्वल टू 0 कर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 अपॉन ए, वाई का कोफिशिएंट 1 अपॉन, ऐसे कहने देते हैं। अब ये मान लो वो प्लेन है और ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो p के इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और प्लेन की इक्वेशन होगी 1 अपॉन a इंटू एक्स, 1 अपॉन b इंटू वाई, 1 अपॉन c इंटू जेड -1 इक्वल टू 0, ऐसे ax by c z प्लस t ऐसे कुछ हो गई। और तुम्हारे को एंड b दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से। तो p की वैल्यू कितनी बन गई भाई बताओ जरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला तो याद है तुम्हें, अभी भी बताया था यार वो a x1 प्लस ax1 by1, तो ये प्लेन तो इतना चाहिए तुम्हें। x1 y1 क्या रखोगे, फ्रॉम डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, तो क्या बना 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन और 1। अगर तुमने करा है ना ये से भी आने तो करा होगा, मैंने पूरा कंपटीशन करा था 11वीं में, ये क्वेश्चन नहीं याद नहीं आ रहा आ रहा है, जैसे पिछले जन्म में कुछ स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया बेटे हमने, तो 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर और 1 अपॉन c स्क्वायर। अब ये भी मेरा एक मित्र है, कौन है मित्र, टीचर ही है, मास्टर ही है बेचारा, नेक्स्ट टीचर 11वीं में उसका लड़का, उसका भतीजा हुआ। अब 11वीं मतलब जैसे अभी सेशन खत्म होने वाला है 11वीं का, परसों तरसों फोन आया, स्कूल में था, कहता कोई टीचर बता दो जो इसको CBSE की तैयारी करवा दे। मैं क्यों क्या हुआ, कहते एलन में जाया है 1 साल तक, एलन में नहीं, ये कौन सा इधर 12 सेक्टर में आकाश में 1.5 लाख रुपए दे दिए, और घर वालों को भी शांति पड़ गई और इसको भी शांति पड़ गई। तो ये समस्या बड़ी भारी है। ये क्या करवा रहा था मैं, वो रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन p स्क्वायर और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो डिवाइड भी क्या रह जाएगा 1, तो उसको 1 को छोड़ो क्या बच जाता है 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन, ये भाई 11वीं का क्वेश्चन भी है, उसमें प्लेन की बजाय क्या पूछा हुआ है लाइन की इक्वेशन, तो उसमें x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हो जाती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की बजाय उसने d दे रखा है, पता नहीं p ही है, और उसमें ये 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन हो गया ये काम। ये 22वां क्वेश्चन भी देख लो, वैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स मैंने अभी लिखवाया, 2 प्लेन, कौन से प्लेन है ये जरा शक्ल देख के बताइए, कैसे प्लेन है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो पैरेलल है, तो पहले में 2x 3y 4z -4 इक्वल टू 0 करना, -4 इक्वल टू 0, और दूसरे में -12 इधर ले आना, तो या तो सेकंड को 2 से डिवाइड कर लेना या फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर वो क्या रूल था C2 - C1 या C1 - ठीक है। तो अब मेरी नहीं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मुस्लिम एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पता है ना, हाँ 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो एक भी नहीं तो करेंगे नहीं, तुम्हें नहीं आता है एक भी अभी, तो इसलिए तैयारी करनी है उसकी, उसको भी छोड़ना नहीं है।